चलिए आज इस वीडियो में फिर हम लेकर के आ गए हैं 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लेसन 7 से होंगे, जिसका नाम क्रम विकास होगा। अब इस लेसन में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सा है इसको देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला इसमें प्रश्न क्या कहता है कि मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। उद्गम का मतलब मानव का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। ऑप्शन आपके पास 4 होंगे। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में मिलेगा आपको। और यह प्रश्न जो है ऐसा संभावना है कि इस बार के बोर्ड पेपर में पूछ सकता है। तो आप इस प्रश्न को देखें और इसका आंसर जो है बताने का प्रयास करें। ऑप्शन पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप और चौथा है अमेरिका। इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए इसका ऑप्शन हम बता देते हैं आपको। इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही होगा। बी नंबर सही होगा का मतलब अफ्रीका को मानव का उद्गम स्थल माना जाता है। प्रश्न यहां से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका में किसके उद्गम स्थल को माना जाता है, तो मानव का उद्गम स्थल को माना जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्या कहता है इसको देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन ने समुद्री यात्रा किया था, उस जहाज का नाम क्या था जिस जहाज पर इन्होंने यात्रा किया था? है ना। टाइम कम है, रील्स देखना बंद कीजिए और प्रश्न को देखना स्टार्ट कीजिए और इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कौन सा होना चाहिए। चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था? बीगल था या फिलिप्स था, एलेक्जेंडर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आप जानते होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। चलिए इसका ऑप्शन ए जो है सही है, यानी बीगल। बीगल नामक जहाज पर चार्ल्स डार्विन ने समुद्री यात्रा किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है? जीवों का अनुकूलन होता है। जीवों का अनुकूलन होता है। निर्वाचन, क्रियांतरण, वंशागत लक्षण, उपार्जित लक्षण। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा आपको यही बताना है। नहीं मालूम है फिर भी घबराना नहीं है, आंसर तो हमको आपको बता ही रहे हैं। आपको आवश्यकता है इस सब प्रश्न को लिख करके एक नोट्स तैयार करने का और इसको याद करने का। यदि आप याद करते हैं तो एक एक प्रश्न जो है, एक एक प्रश्न आपका जो है फ्यूचर को बदल सकता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिए। जीवों का अनुकूलन होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? निर्वाचन, क्रियांतरण, वंशागत लक्षण या उपार्जित लक्षण। तो देखिए जीवों का अनुकूलन का मतलब जीव जो है पर्यावरण के अनुकूल ढलता है, तो यह जो है एक उपार्जित लक्षण है, जन्म के बाद आता है। तो इस लक्षण को हम क्या बोलेंगे? उपार्जित लक्षण। आगे प्रश्न देखते हैं, है ना। जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध, जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है इसमें आपको बताना है। जैव विकास का मतलब क्रम विकास किससे होता है? लगातार होता है या धीरे धीरे होता है या स्वतः उत्पादन से हो जाता है? आपको ऑप्शन देखना है, बताना। स्वतः उत्पादन से, विशिष्ट सृष्टिवाद से, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से, वातावरण की स्थिति से। बताइए जीव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध किसके द्वारा है, मतलब किससे संबंधित है? इसमें होगा ऑप्शन सी, यानी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से, है ना। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है इसको देखने की जरूरत है। प्रश्न 5 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग है? कौन सा अवशेषी अंग? अवशेषी अंग उस अंग को कहते हैं जो किसी कार्य का नहीं होता है, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, जो कोई कार्य नहीं करता है। बॉडी में होगा,
बॉडी यानी शरीर में होगा लेकिन उसका कोई कार्य नहीं होगा, बिन मतलब का ईसाई। तो अवशेषी अंग कौन सा है? कान है। कान को अवशेषी अंग बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसको तो नहीं बोलेंगे ना, इसी से हम लोग सुनने का कार्य करते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता, यह शरीर में है लेकिन इसका कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे ही अंग को अवशेषी अंग कहते हैं, यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा। मछली का सल्क उसके लिए आवश्यकता है, कार्य करता है। मेढक का अग्रबाहु, अग्र पांव जो होता है यह भी कार्य करता है। लेकिन अपेंडिक्स मनुष्य के शरीर में उपस्थित है, इसका कोई कार्य नहीं है, यानी 5 का ऑप्शन बी सही है ना। अवशेषी अंग किसको बोलिएगा? जिसका कोई कार्य नहीं है, बॉडी में है लेकिन कोई कार्य नहीं करेगा। अब चलिए प्रश्न आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त करी है जो पक्षी एवं सरीसृप के बीच का है ना, दो को जोड़ने का कार्य करता है। संयुक्त करी यानी योजक करी, पक्षी और सरीसृप वर्ग के प्राणियों को जोड़ने वाला योजक करी कौन सा है? सीमेरिया है, या फिर आर्कियोपेटेरिक्स है, या पेरीपेड्स है, या डिम्पनोई है? कौन सा इसमें का सही है? पता है क्या आपको? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे ना आपको। आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स ऐसा प्राणी है जो पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के बीच का योजक करी है, यानी इसमें कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो पक्षी का होगा, जैसे कि इसका जो मुख होता है पक्षी के समान होता है, और इसका जो बनावट होता है सरीसृप वर्ग के समान होता है। आगे प्रश्न क्या कहता है, मिलर यूरे प्रयोग में किस गैस का मिश्रण फ्लक्स में लिया गया था? यानी मिलर ने जो प्रयोग किया था और यूरे ने आपस में मिलकर के उस प्रयोग में किस गैस का मिश्रण का फ्लक्स में, यानी जो फ्लक्स जो था ना जिसमें ये लोग अपना प्रयोग किए थे, उस फ्लक्स में किस गैस का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, मीथेन, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प। इसके बाद है मीथेन, अमोनिया तथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प। ऑप्शन तो सबको देख ही रहा होगा, बस इसको याद करने की आवश्यकता है, यदि नहीं याद है तो अच्छी बात है। चलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जल वाष्प, यही गैसों का मिश्रण था जिसका प्रयोग फ्लक्स में किया गया था मिलर और यूरे के द्वारा, है ना। अब हम लोग तो 7 प्रश्न कर चुके हैं, अब 8 प्रश्न नंबर की बारी है। 8वां प्रश्न कहता है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी, है ना। ऑप्शन भी है, किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके बारे में कौन सा वैज्ञानिक ने पुस्तक लिखा? ऑप्शन देखिए, ओपेरिन, हेल्डेन, डार्विन, इनमें से सभी के द्वारा? सभी ने तो लिखा नहीं था, कोई ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन एक कौन सा सही है? ओपेरिन के द्वारा, ये ऑप्शन सही है। यानी 8 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही है। ओपेरिन ने द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखा था, यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने अपना पुस्तक। तो प्रश्न कहता है मेसोजोइक युग है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, सब प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शन ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसृपों का, या ट्राइलोबाइटस का, कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। मत्स्य का ये मेसोजोइक युग होता है, या उभयचरों का, या सरीसृपों का, यानी इस युग में सबसे अधिक प्राणी कौन सा थे? सरीसृप वर्ग के प्राणी थे, है ना। डायनासोर का नाम आप लोग तो सुने होंगे, उस टाइप का प्राणी बहुत ज्यादा था उस समय, मेसोजोइक युग, तो इसलिए उस युग को क्या बोलते हैं? सरीसृपों युग का युग बोलते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है, डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे? अब लो, इसका नाम हमने इससे पहले लिया था और यह आ भी गया। डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे? ऑप्शन देखते हैं, पेलियोजोइक,
प्रीकेम्ब्रियन, सिनोजोइक और मेसेजोइक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेसेजोइक। इससे पहले वाला प्रश्न में भी हम लोग इसका बात किए थे। मेसेजोइक युग में उभयचर प्राणी नहीं थे, सरीसृप वर्ग के प्राणी बहुत ज्यादा थे। आगे प्रश्न क्या कहता है? फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी? फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी? लामार्क ने लिखा, या मेंडल ने लिखा, या फिर डार्विन, विगो डी ब्रिज? चार ऑप्शन होंगे। ऑप्शन देखने से ऐसा लगता है ना कि सबके सब सही है। अगर आप याद करके नहीं जाओगे, समझ के नहीं जाओगे, तो परीक्षा में फिर मात खा जाओगे, है ना? तो इसलिए इसको पढ़ के जाओ। लामार्क, मेंडल, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज, किसने लिखा था यह पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक? ऑप्शन ए इसका सही है, लामार्क ने लिखा था। लामार्क ने क्या लिखा था? फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखा था। अब प्रश्न संख्या 12 कहता है, कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? जैव विकास यानी जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, कैसे धीरे धीरे विकास होते चला गया, इसका प्रमाण किसके द्वारा प्राप्त होता है? कौन देता है? ऑप्शन देखते हैं। जीवाश्म, अवशेषी अंग, भ्रूण, आकार की, किसके द्वारा मिलेगा प्रमाण? प्रमाण जीवाश्म के द्वारा ही मिलता है। जो अवशेष होता है ना जीवों का, जो बचा उचा होता है, उसके जांच जब किया जाता है तो उससे उसके संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके कितना समय पहले थे, ये सब सारा चीजों का जानकारी प्राप्त होता है। यानी जीवाश्म से ही जीव विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। एकिडना क्या है? एकिडना क्या है? यह योजकरी है, या फिर अवशेषी जीव है, या विलुप्तकारी है, या इनमें से कोई नहीं है? एकिडना योजकरी है ना? ध्यान रखना आपको, यह क्या है? योजकरी है। एकिडना जो है दो समूहों को जोड़ने का कार्य करता है, तो योजकरी होगा ना ये। जीव विकास की कौन सी परिभाषा उचित है? चार ऑप्शन। जीव विकास का कौन सा परिभाषा उचित है? किसी जाति का उन्नतशील इतिहास है ये, जाति का विभिन्नताओं सहित इतिहास है, जाति का वर्णनीय इतिहास है, जाति का वर्णन, कौन सा परिभाषा सही है जीव विकास के लिए? ऑप्शन ए इसका भी सही होगा। किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास, माने किस प्रकार जातियों का विकास होते चला गया, उन्नति होते चला गया, उसी का इतिहास तो है जीव विकास। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, किसी जाति का उन्नतिशील इतिहास है ये। आगे प्रश्न क्या कहता है? आदि वातावरण में निम्नलिखित में से किसका अभाव था? नाइट्रोजन का, अमोनिया का, ऑक्सीजन का, मीथेन का? ऑप्शन सी इसका सही था, है ना? क्या होगा? आदि वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था, ऑक्सीजन की कमी थी, है ना? ऑक्सीजन ही नहीं था, तो आदि वातावरण में अभाव किसका था? ऑक्सीजन का। आगे प्रश्न क्या कहता है? स्वतः जनन का सिद्धांत किसमें जीवन की उत्पत्ति क्षयमान पदार्थों से माना गया था, को जीवाणुओं के संदर्भ में किसने खारिज किया? ये स्वतः जनन का सिद्धांत दिया गया कि जैसे निर्जीव वस्तुओं से सजीव का उत्पत्ति किस तरह से हुआ है, उसमें इन सारी चीजों के बारे में, जैसे कि बहुत सारा मन आता था उसमें स्वतः जनन में, तो उसका खारिज किसने किया? किसने कहा कि ना ये संभव नहीं है, स्वतः जनन संभव नहीं है? किसने इस बात का जानकारी दिया और उसको प्रयोग के माध्यम से भी स्पष्ट किया कि ये संभव नहीं है? फ्रांसिस्को रेडी ने, चार्ल्स डार्विन ने, लुई पाश्चर ने, उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन साइंटिस्ट था? ध्यान रखिएगा भाई साहब। ऑप्शन सी इसका सही है, लुई पाश्चर ने फ्लक्स में कुछ मांस के टुकड़ों को लिया और कहा कि यदि स्वतः जनन होता है तो हम करते हैं, देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। नहीं हो पाया, है ना? नहीं हो पाया, उन्होंने खारिज कर दिया। अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच समानता कहलाती है। अनुकूलन के आधार पर भिन्न जीवों के बीच, अलग अलग जीव और उसमें समानता हो, तो यह क्या कहलाती है? समांतर विकास कहलाएगी, अपसारी या अभिसारी या क्रमिक विकास? कौन सा विकास है? अगर इस तरह का घटना हो रहा है ना कि जीव अलग अलग है, उसके बीच में समानता है,
तो यह विकास अपसारी विकास कहलाती है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग दनादन 17 प्रश्न कर चुके हैं और 3 प्रश्न की बारी है, इसको भी कर लेंगे। जीव संख्या के समस्त जीनों का योग कहलाता है, समस्त जीनों का योग कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन कोश, जीन प्रवाह, जीन बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई तो एक सही होगा इसमें, जीन कोश है ना, जीनों का योग क्या कहलाएगा, जीन कोश। कितना बढ़िया राइजिंग है इसका, जीनों का योग जीन कोश, है ना, यही कहलाता है। आगे प्रश्न क्या कहलाता, कहता है अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है समजात अंग के द्वारा, समवृत्ति अंग के द्वारा, अवशेषी अंगों के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। मालूम होगा तो बता दो, नहीं मालूम है तो लिख लो, समवृत्ति अंगों के द्वारा, समवृत्ति अंगों के द्वारा। अब लास्ट प्रश्न की बारी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है इस बुक में, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, या इनमें सभी। ये जितना पॉइंट है ना, ये से सी तक, ये सब इस बुक में सम्मिलित है। इस बुक में इन्हीं सारी चीजों का वर्णन किया जाता है, इसे सबको लिखा जाता है। यानी ऑप्शन ए डी बिल्कुल सही कह रहा है, इनमें सभी, इनमें से सभी, यानी सभी जो है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो इसलिए ऑप्शन संख्या डी प्रश्न संख्या 20 के लिए सही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। आप यदि इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।